ऑस्मोसिस शुरू किया था। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बताई थी। परासरण एक प्रकार का डिफ्यूजन, जल के विसरण को क्या कहते हैं, परासरण। लेकिन ये हमेशा एक झिल्ली के आर पार होगा। झिल्ली कौन सी? अर्धपारगामी झिल्ली। ऑस्मोसिस को देखिए, मैं बता रहा था लास्ट में कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इसको। जो है एक तो होता है पोटैटो ऑस्मोसिस को पोटैटो ऑस्मोस्कोप या थिसिल फनल एक्सपेरिमेंट। हम इन दो एक्सपेरिमेंट से ऑस्मोसिस को डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, द्वारा दर्शाया जाता है। पोटैटो ऑस्मोमीटर भी कहते हैं, पोटैटो ऑस्मोस्कोप भी कहा जाता है। इसे पोटैटो ऑस्मोस्कोप या थिसिल फनल एक्सपेरिमेंट द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसके लिए एक्सपेरिमेंट में कभी कभी आपको ये क्वेश्चन में भी मिलेगा ये डायग्राम। इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर आलू को छिल करके उसके अंदर एक इस तरह की कैविटी बनाते हैं, ठीक है, और इसको एक पात्र में ले लेते हैं और बाहर जो है जल ले लिया जाता है। ये तो ले लिया वाटर, ठीक है। इसके अंदर जो ये खाली चैम्बर है, यहाँ पर शर्करा का विलयन ले लेते हैं, ठीक है। ये कहलाता है पोटैटो ऑस्मोमीटर। अब आलू का जो ये हिस्सा है ये किसका बना हुआ है? यहाँ क्या है? तो ये जो रखा है ये अपन ने, ये चीज़ है पोटैटो। तो इसमें क्या स्टार्च होता है? कोशिकाएं नहीं होती। हमने तो पूछे किसका बना है, तो कोशिकाओं का बना है। तो यहाँ जो ये सारी सेल हैं, कोशिकाएं हैं, तो कोशिका झिल्ली भी होगी। अब ये जो जल है ये इन कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली से होता हुआ किधर जाएगा? अंदर की तरफ। क्यों जाएगा? अंदर है शर्करा का विलयन जिसकी सांद्रता ज़्यादा है, और बाहर जो है वो शुद्ध जल है। तो जल अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करेगा। अच्छा, यहाँ क्या करते हैं? अब गति होगी ये कैसे मालूम चलेगा? इसको देखने के लिए जैसे अब देखिए, अभी अपन ने इसको यहाँ तक भर रखा है, तो ये इसका एक स्तर हो गया ना यहाँ तक। तो इस जगह क्या करते हैं, एक ऑल पिन लगा दी जाती है, ऐसे एक पिन चुबा देते ताकि हमें इसका लेवल बता कि अभी ये इस लेवल तक भरा हुआ है। जैसे हम थोड़ी देर रखते हैं इसको, तो थोड़ी देर रखने पर क्या होता है कि वाटर जो है यहाँ से होता हुआ सब तरफ से ये अंदर की ओर आएगा। तो जब जल अंदर की तरफ चलेगा तो इसका लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये लेवल बढ़ कर के मान लीजिए यहाँ आ गया। अब ये पिन जहाँ लगी हुई है वो तो अपनी जगह पे लगी, लेकिन लेवल बढ़ गया इसका। अब एक नई पिन लगाएंगे हम यहाँ पर, इस जगह पर एक और ऑल पिन लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ लेवल का ये जो शर्करा के विलयन का जो लेवल बढ़ा, ये किसकी वजह से बढ़ा? जो इस लेवल से इस लेवल तक ये जो लेवल बढ़ा है, इसका कारण क्या था? ऑस्मोसिस, परासरण के कारण। तो परासरण के कारण शर्करा के विलयन के स्तर का बढ़ना, ठीक है, यही एक्चुअल में ऑस्मोसिस का एक सिंपल लेबोरेटरी डेमोस्ट्रेशन होता है। ये जो लेवल इंक्रीज हुआ लेवल ऑस्मोसिस के कारण बढ़ जाता है। अगर मैं ये लेवल बढ़ने से रोकना चाहता तो क्या करना? बाहर से हम इसको दबा के रखते, तो एक अतिरिक्त दाब अगर बाहर से लगाया जाता है, इस लेवल को यहीं पर ही बनाए रखने के लिए हमें कुछ प्रेशर लगाना पड़ता है। ये प्रेशर दरअसल यहाँ से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसके बराबर लगाना पड़ता है, ठीक है। तो जब भी वाटर अंदर जाएगा ऑस्मोसिस में, तो ये एक दबाव जरूर रहे, प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर कहाँ विकसित हुआ? जल में या शर्करा के विलयन? जिसमें ऑस्मोसिस हुआ उसमें शर्करा के विलयन में प्रेशर जो डेवलप हुआ। और ये प्रेशर किसकी वजह से डेवलप हुआ? जल के आने की वजह से। और जल क्यों आया? शर्करा की वजह से। तो देखा जाए तो वास्तव में जल की गति किसने करवाई? शर्करा ने कराई। कहीं ना कहीं उस दाब को बनाने में भी किसका रोल है? शर्करा। अब क्या, अगर हम ये बाहरी दाब इसमें तो नहीं लगा सकते, ये तो आलू का बना रखा है, उसके लिए थिसिल फनल किया जाए, इसमें आपको वो प्रेशर अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। यहाँ आपको बस ये दो लेवल मिलेंगे, प्रारंभिक लेवल और
अंतिम लेवल, और लेवल जो है ये ऑस्मोसिस के कारण बढ़ जाता है। सेम इसी तरह का एक्सपेरिमेंट आपको थिसिल फनल में भी मिल सकता है। इस तरह का एक फनल वाला एक्सपेरिमेंट भी लिया जाता है। ये मान लीजिए एक फनल, ये देखिए सेम वही एक्सपेरिमेंट है। अब यहाँ क्या कर रखा अपन ने, ये एक फनल है, उल्टा कर रखा है। फनल के यहाँ पर हमने एक झिल्ली बांधी। ये झिल्ली जो है पर्चमेंट मेम्ब्रेन कह सकते हो। पर्चमेंट मेम्ब्रेन बताई थी ना आपको, ठीक है, एग मेम्ब्रेन या पर्चमेंट मेम्ब्रेन। ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर ये है शर्करा का विलयन वैसा ही, और बाकी ये बाहर की तरफ वाटर है। अब यहाँ पोटैटो की जगह इस तरह से अरेंजमेंट किया है। यहाँ पर ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली पर्चमेंट मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। एग मेम्ब्रेन भी ली जा सकती है, जो भी अर्धपारगम्य झिल्ली, कोई भी झिल्ली लगा सकते। अब यहाँ शुगर सॉल्यूशन है, इसकी सांद्रता ज़्यादा है, बाहर शुद्ध जल है, तो जल अपने आप इस झिल्ली से इस फनल के अंदर की तरफ चलने लगेगा। हमें इसका इफेक्ट कहाँ दिखेगा, ये देखिए शर्करा का ये जो लेवल था हमारा, ये लेवल तो क्या था, आरंभिक लेवल, ये था इनका आरंभिक स्तर। थोड़ी देर बाद ये स्तर बढ़ता है, पहले तो ये मान लीजिए यहाँ है, लेकिन थोड़ी देर बाद जल के अंदर आने की वजह से ये स्तर बढ़ता बढ़ता मान लीजिए यहाँ है, ये इसका अंतिम स्तर। तो ये जो स्तर की बढ़ोतरी हुई, लेवल जो ये बढ़ा, ये किसकी वजह से बढ़ा, अगेन ऑस्मोसिस की वजह से। समझ में आई कुछ बात? इसको दोनों तरह से देख सकते हैं। अब एनसीईआरटी ने आपको ये वाला डायग्राम दिया, और इसमें उन्होंने क्या किया, एक पिस्टन लगाया। अब यहाँ तो आप बाहर से दाब नहीं लगा पाओगे, लेकिन यहाँ कर सकते हो। अब अगर अपन इसमें एक पिस्टन फिट कर दें, पिस्टन जानते हो, और उसको ऊपर से दबाएं, पिस्टन को दबाते दबाते यहीं तक ले आएँ वापस, क्योंकि हमारा ओरिजिनल लेवल तो यही था ना, तो यहाँ तक इसको लाने में हमें कुछ दाब लगाना पड़ा, और वो जो दाब होगा वो इस परासरण की वजह से उत्पन्न दाब के बराबर होगा, लेकिन विपरीत होगा, विपरीत दिशा में लगा नहीं लगा, ठीक है। तो ये लेवल बढ़ेगा ऑस्मोसिस की वजह से, अंतिम स्तर। तो ये ध्यान रखें, लेवल में, स्तर में ऑस्मोसिस के कारण वृद्धि हुई। इस वृद्धि को बाहरी दाब लगाकर रोका जा सकता है। शर्करा के विलयन के स्तर की वृद्धि को बाहरी दाब लगाकर रोका जा सकता है, और ये जो बाहरी दाब है यह परासरणी दाब के बराबर किंतु विपरीत होता है। हम बेसिकली यहाँ परासरणी दाब समझना चाह रहे हैं। परासरण क्या है, बड़ी सामान्य सी विसरण की प्रक्रिया है, जिसमें कि जल की गति हो रही, जल की गति की वजह से जो एक प्रेशर जनरेट होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर आप ऐसे इसको खुले में रखोगे तो आपको शायद इस दाब का एहसास ही ना, ठीक है। अब देखिए ये तो खुले में है तो ठीक है, स्तर बढ़ गया, दबाव थोड़ी दिख रहा है। दबाव का एहसास कब होगा, जब आप या तो बाहर से ऊपर से लगाओ, और अगर यही चीज खुले में ना होकर किसी कोशिका में होती तो क्या फिर हमें कुछ दबाव का एहसास होता? अगर ये चीज कोशिका में हो रही थी तो कोशिका के चारों तो झिल्ली है ना, झिल्ली है, भित्ति है, तो अपने आप वहाँ आपको कोशिका बढ़ती हुई भी नजर आती है और एक प्रेशर अंदर दिखाई देता, ठीक है। और वही प्रेशर जो है वो परासरणी दाब कहलाता है। यहाँ आपको वो प्रेशर तब नजर आएगा जब आप बाहर से इसको रोकने के लिए लगाएं। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया बाहरी दाब वास्तव में परासरणी दाब के बराबर ही होता है, लेकिन उसके विपरीत होता है। समझ गए? हाँ जी, हम यहाँ ऑस्मोसिस के प्रायोगिक सत्यापन के साथ साथ परासरणी दाब समझना चाह रहे हैं। मैंने एक ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन लिखी है, जो सिंपल डेफिनेशन है कि जब किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा शुद्ध जल से पृथक किया जाता है तो जल के परासरण के कारण विलयन में एक दाब उत्पन्न होता है। इस दाब को क्या कहते हैं? परासरणी दाब कहते हैं, ठीक है। इसका हम दूसरी डेफिनेशन भी बना सकते हैं जो मैंने यहाँ बताई थी आपको।
कि किसी भी विलयन में परासरण को रोकने के लिए लगाया गया बाहरी दाब, वो भी क्या हो जाएगा, परासरणी दाब। जो हम यहाँ बता रहे हैं वही चीजें, दोनों तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको आमतौर पर ओपी लिखा जाता है शॉर्ट में, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। क्योंकि ये दबाव है तो इसकी इकाई क्या रहेगी, प्रेशर को किससे नापते हैं, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल भी होती है, या और क्या होती है, पास्कल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओपी की इकाई, इसकी इकाई होगी एटमॉस्फेयर या पास्कल, दोनों में से कोई भी ले सकते। परासरणी दाब का मापन, इसको ऑस्मोमीटर द्वारा मापा जाता है, ऑस्मोमीटर द्वारा इसका मापन होता है। मेजरमेंट जो करते हैं ऑस्मोमीटर होता है, उससे किया जाएगा। किसी भी विलयन का ओपी किस चीज पर निर्भर करता है, अगला जो प्रश्न आता है, ओपी परासरणीय दाब किस पर निर्भर करता है, हमेशा विलयन में उपस्थित किसकी मात्रा, विलेय अणुओं की मात्रा, विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा विलेय रखेंगे उतना ज्यादा परासरण के अंदर जल प्रवेश करेगा और उतना ही दबाव बढ़ेगा। तो हमेशा ये ओपी को आप लिख सकते हो इस तरह से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विलेय की सांद्रता, सोल्यूट की कंसंट्रेशन, विलेय की सांद्रता। जितना ज्यादा विलेय की मात्रा उतना ज्यादा परासरणीय दाब। और इसीलिए मैंने पहले भी आपकी तुलना करी थी ओपी और डीपी की। डीपी जो होता है वो डिफ्यूजन प्रेशर, तो जो डिफ्यूज हो रहा है, डिफ्यूज कौन हो रहा है, जल, तो वो जल पे निर्भर करता है। लेकिन परासरणीय दाब कितना बनेगा वो दरअसल उन चीजों पे निर्भर करता है जो खुद नहीं जा रहे। कौन नहीं जा रहे हैं, विलेय, विलेय की मात्रा। अब जितना ज्यादा विलेय रखोगे उतना ही हमारा जल कम होता जाएगा, तो उतना ही जल ज्यादा लेना पड़ेगा, और जितना जल ज्यादा लेंगे उतना ही दाब ज्यादा बढ़ेगा। समझ गए। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, किसी कोशिका या किसी विलयन में अधिकतम कितना जल लेना पड़ेगा ये सोल्यूट से तो तय होगा, विलेय से तो तय होगा। तो ओपी हमेशा हमें इस चीज का एक अंदाजा देता है कि कितना वाटर लेना पड़ेगा परासरण द्वारा। क्यों? क्योंकि ओपी किस पर निर्भर कर रहा है, विलेय पर। तो परासरणी दाब या ओपी जो होता है, अब ये आपको कोशिका के संदर्भ में इसको ज्यादा समझना पड़ेगा। एक कोशिका अधिकतम या कुल कितना जल बाहर से लेगी, ये किस चीज पर निर्भर करेगा, ओपी पर। उसके अंदर सोल्यूट कितना है, विलेय कितना है, ठीक है, उसी के अनुसार उसका परासरणी दाब तय होता है। वही हमें बताता है कि कितना वाटर वास्तव में आएगा और कितना दाब बनेगा, ठीक है। तो ओपी जो है विलेय की सांद्रता पर निर्भर करता है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना। अच्छा, शुद्ध जल का ओपी क्या कहोगे फिर? शुद्ध जल का परासरणीय दाब, जब इसमें तो विलेय है ही नहीं, तो शुद्ध जल का परासरणीय दाब क्या होगा, 0। न्यूनतम हुआ या अधिकतम? अधिकतम होगा। मैं शुद्ध जल में तो जरा भी जल नहीं आएगा ना, तो दाब तो बना ही नहीं ना, तभी तो 0 आ रहा है, तो न्यूनतम हुआ। ध्यान रखना, ओपी मिनिमम है, न्यूनतम है। 0 का मतलब दबाव बना ही नहीं। दबाव इसलिए नहीं बना कि जरा भी वाटर अंदर नहीं आया, आएगा भी क्यों, क्योंकि पहले शुद्ध जल, ठीक है। अच्छा, विलेय बढ़ाने पर ओपी बढ़ेगा, समझ में आ रही है। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये विलेय कौन सा होना चाहिए, घुलनशील। ये विलेय हमेशा कौन सा करना चाहिए, घुलनशील। अगर अघुलनशील विलेय ले लिया तो अघुलनशील विलेय से तो विलयन ही नहीं बनता, तो ओपी भी नहीं बनेगा। ओके, ध्यान रखिएगा। अघुलनशील विलेय, इनसोल्यूबल, अघुलनशील विलेय मिलाने पर सांद्रता अथवा ओपी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये सब घुलनशील से होगा। अघुलनशील अगर आप मिला भी लेते हैं तो भी
न तो सांद्रता बढ़ेगी और न ही ओपी बढ़ेगी। घुलनशील विलेय होना चाहिए, इनसॉल्युबल सॉल्यूट से कुछ नहीं होगा। अब अगर मैं ऑस्मोसिस में जल की गति ओपी के संदर्भ में बात करना चाहूं तो कैसे होगा? ठीक है, ऑस्मोसिस या परासरण में जल की गति कहां से कहां होनी चाहिए? उच्च ओपी से निम्न ओपी या निम्न ओपी से उच्च ओपी? अब इसके लिए आपको परासरण की परिभाषा बतानी चाहिए कि जल अपनी उच्च सांद्रता से, तो जल की सांद्रता की बात चली। अब जिस विलयन में जल की सांद्रता ज्यादा होगी, इसका मतलब विलयन की सांद्रता क्या होगी? समझ में आया कुछ? जल कब ज्यादा होगा? जब विलयन डाइल्यूट होगा, तनु विलयन होगा। क्योंकि अगर आपने सोल्यूट कम मिलाया तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन तनु विलयन हुआ, तभी तो उसके अंदर जल की मात्रा ज्यादा होगी, और जल की मात्रा ज्यादा सोल्यूट कम, तो ओपी क्या होगा? कम ही तो हुआ। जिस विलयन का ओपी कम है, इसका मतलब उसकी सांद्रता कम है, सांद्रता की समानुपाती है। ठीक है, और सांद्रता किसकी कम है? विलेय की सांद्रता कम है, तो विलायक तो ज्यादा हुआ ना। तो ध्यान रखना, परासरण में जल की गति हमेशा कहां से कहां होगी? लो ओपी, निम्न ओपी से हाई ओपी, उच्च ओपी की तरफ। मान लीजिए दो विलयन है, एक का ओपी निम्न है, एक का उच्च है, तो गति हमेशा कहां होगी? लो से हाई ओपी। लो ओपी का मतलब क्या हुआ? लो ओपी का मतलब क्या हो गया कि यहां पर विलेय कम है। विलेय कम है तो इसका मतलब विलायक क्या हुआ? विलायक या जल अधिक होगा। तो अधिक जल से कम जल ही जाना है अपने को कुल मिलाकर। हाई ओपी का मतलब है विलेय अधिक है। ओपी हमेशा विलेय की मात्रा को दर्शाता है, तो विलेय अधिक है और विलायक या जल की मात्रा कम हो जाएगी। तो परासरण में जल की गति सांद्रता के हिसाब से बात करोगे तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, लेकिन ओपी के हिसाब से बात करोगे तो क्या हो जाएगा? लो ओपी से हाई ओपी। अच्छा, विलयन की सांद्रता के हिसाब से बात करें तो तनु विलयन से सांद्र विलयन है। तो विलेय कम विलायक ज्यादा, मतलब ये कौन सा विलयन हो गया? तनु डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा सांद्र विलयन। केमिस्ट्री में भी आप परासरण और ओपी के बारे में पढ़ेंगे और बाकायदा इसका कैलकुलेशन भी होता है। ध्यान रखिए, कभी भी हमें किसी विलयन का ओपी कैलकुलेट करना हो, ओपी की गणना वेट ऑफ फार्मूला, ओपी को कैलकुलेट करने के लिए वेट ऑफ फार्मूले का उपयोग किया जाता है। हम किसी सॉल्यूशन या इवन कोशिका का ओपी निकाल सकते हैं। अब जब सांद्रता पर तो निर्भर करता ही है, ठीक है, तो ओपी की कैलकुलेशन होती है ओपी बराबर CRT। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये जो फार्मूला है ये किसके लिए रहेगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के लिए। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट विलेय, इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट, कितने लोगों को पता है क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट? देखिए, अब एक चीज समझिएगा, विलेय तो समझ में आ रहा है सबको। कई बार आपने देखा होगा विलेय में भी दो कैटेगरी मिलेगी। कुछ सोल्यूट, कुछ विलेय ऐसे होंगे जैसे उसको जल में डालेंगे आयोनाइज हो जाते हैं, और कुछ आयोनाइज नहीं होते। तो जो विलेय आयोनाइज नहीं होते उनको क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। समझ गए? जैसे कि मैंने ग्लूकोज पानी में मिलाया, घुल जाएगा पानी में, तो ग्लूकोज का विलयन बन गया। और एक मैंने नमक पानी में मिलाया, वो भी घुल जाएगा। लेकिन क्या ग्लूकोज पानी में जाके आयोनाइज होगा? नहीं होगा। नमक Na और Cl अलग अलग हो जाएंगे। तो जैसे आयोनाइज होता है, आयोनाइज जो विलेय होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का मतलब क्या होता है कि ये आयोनाइज नहीं होते। तो विलयन बनाते समय इनका आयनीकरण नहीं होता, आयोनाइज नहीं होता।
इसके अंदर C क्या है? C क्या है? विलेय की मोलर सांद्रता, मोलर कंसंट्रेशन C। ठीक है। R क्या है? गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट। इसकी तो वैल्यू भी फिक्स होती है, कितनी होती है? 0.082, यही होती है। और T क्या है? तापमान, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो कि केल्विन में आएगा, कितना? 273 केल्विन, यही होता है। ये है नॉन इलेक्ट्रोलाइट के। तो जब अगर विलेय घुलनशील तो है लेकिन आयोनाइज नहीं हो रहा तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, 1m ग्लूकोज सॉल्यूशन, 1m ग्लूकोज सॉल्यूशन का परासनी दाब जरा गिन निकालिए कितना आता है। अब सब तो बता ही दिया है। C का मान कितना हो गया? 1 है। तो 1m ग्लूकोज सॉल्यूशन का OP कितना आएगा? लगभग नहीं है, तो गुणा तो करना है। किस किस का गुणा करोगे? 1 इंटू 0.082 इंटू 273, कितना आया? 22.4 एटमॉस्फेयर। 1m ग्लूकोज का OP। ये तो वैसे भी ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता, कोई बड़ी बात। अगर विलेय आयोनाइज हो जाता तो क्या होता? एक्चुअली क्या देखिए, परासरण जो होता है वो विलेय की इकाइयों पर निर्भर करता है। अब अगर आप 1m ग्लूकोज ले रहे हैं तो जितने मॉलिक्यूल ग्लूकोज के हैं उतने ही रहेंगे, वो और आयोनाइज होकर के बढ़ नहीं रहे। लेकिन अगर आपने 1m NaCl लिया होता तो लिया तो 1m है, वो तो NaCl दोनों को मिला के, लेकिन पानी में जाते ही Na अलग और Cl अलग, तो इकाइयां कितनी हो गई? आयोनाइज हो गया तो आयन तो डबल हो गया ना। अब इकाइयां अगर बढ़ गई तो हमारा परासरण और परासनी दाब तो इकाइयों पर चलता है, समझ गए? तो अगर कोई विलेय आयोनाइज हो रहा है तो निश्चित रूप से वो परासनी दाब और ज्यादा बनाएगा। क्यों? क्योंकि सांद्रता और ज्यादा हो गई, पार्टिकल या मॉलिक्यूल या आयन की संख्या बढ़ गई। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आयोनाइजेशन कोएफिशिएंट और लिया जाता है, जिसको हम I से दर्शाते हैं। तो ये जो फार्मूला है ये तो किसके लिए होगी? नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के लिए इस फार्मूले में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट जो आयोनाइज हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, उनके लिए OP का मान ICRT रहेगा। CRT तो वो का हुई है, यहाँ पर ये I क्या हो गया? जो है वो आयोनाइजेशन कांस्टेंट। अगर सॉल्यूट आयोनाइज हो जाता है तो आयोनाइज होने पर एक आयोनाइजेशन कांस्टेंट और लिया जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर 1m NaCl का OP निकालें, कितना आना चाहिए? 1m ग्लूकोज से ज़्यादा आएगा, कम है? अब यहाँ OP निकालेंगे तो यहाँ पर I की वैल्यू क्या लेंगे? पहले तो यहाँ पर देखिए I आयोनाइज हो गए, 2 आयन बन रहे एक से, तो I की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो OP हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 0.082 इंटू 273। बाकी सब कुछ वही रहेगा, केवल 2 का गुना हो जाएगा, डबल हो गया ना। कितना आ जाएगा? 44.8 एटमॉस्फेयर, डबल कर लो उसका, हो गया। OP का कैलकुलेशन, इसको वेंट ऑफ फॉर्मूला भी कहते हैं, CRT। और OP हमेशा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का OP हमेशा नॉन इलेक्ट्रोलाइट से ज़्यादा। इलेक्ट्रोलाइट जो है आयनाइज हो जाते हैं तो यहाँ पर आयन की संख्या बढ़ जाती है और सांद्रता और ज़्यादा मानी जाएगी, OP जो है ज़्यादा रहेगी।
पौधे के किस हिस्से में ओपी ज्यादा और किस हिस्से में ओपी कम मिलना चाहिए। अब इन सब चीजों को पौधे पे भी तो अप्लाई करें। तो पौधे के अंदर बात करें तो पौधे में कौन से हिस्से में ओपी सबसे ज्यादा, ओपी ज्यादा कब होगा, जब विलेज ज्यादा होगा। अब कौन से हिस्से की कोशिकाओं में विलेज ज्यादा मिलेगा? पत्तियों में, जड़ों में, तने में, किसमें? पत्तियों में लगातार स्वतंत्र रूप से लगातार प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो शर्करा बन रही, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना पत्तियों का ओपी या पत्तियों की कोशिकाओं की सांद्रता काफी उच्च होती है तो ओपी भी क्या रहेगा, उच्च। जबकि जड़ों की बात करें तो जड़ों में तो जो खाद्य पदार्थ है उसका संचय कर लेते हैं, ठीक है। अगर खाद्य पदार्थ का संचय कर रहे हैं तो संचय किस रूप में कर रहे हैं, संचय किस रूप में कर रहे हैं, स्टार्च। और स्टार्च घुलनशील है या अघुलनशील? अघुलनशील कणों के रूप में होता है। तो स्टार्च इकट्ठा कर रहे हो लेकिन अघुलनशील कणों के रूप में कर रहे हो तो अघुलनशील पदार्थ कभी भी सांद्रता नहीं बढ़ाते, समझ गए। तो जड़ों की कोशिकाओं की सांद्रता पत्तियों की तुलना में क्या होगी, कम। तो इसलिए ओपी भी उस अनुसार कम होगा, हाईएस्ट ओपी मिलेगा पत्तियों में और सबसे कम ओपी जो है वो जड़ों में मिलता है। लेकिन अगर मैं अलग अलग पौधों की तुलना करें तो किस प्रकार के पौधों में ओपी ज्यादा मिलना चाहिए? अलग अलग पौधों में अगर तुलना की जाए, पौधे भी देखिए विभिन्न प्रकार के हैं, जो रेगिस्तान में उग रहे हैं, जो जलों में जल में उग रहे हैं या जो सामान्य रूप से पृथ्वी पर उग रहे हैं, तरह तरह के पौधे हैं। अब पौधों की जड़ों में देखिए एक तुलना ध्यान रखना, जड़ और पत्तियों की तुलना कर रहे हैं आपस में तो हमें किसमें कम मिल रहा है, जड़ में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जड़ में जितना ओपी होगा और जड़ के बाहर जो मृदा होगी उसका ओपी जड़ से कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, है? मृदा का ओपी जड़ से कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। देखिए जल की गति किधर से किधर होती, कम ओपी से ज्यादा ओपी। और अपने को जल लाना है अंदर तो मृदा में ओपी क्या होना चाहिए, कम होगा। और जड़ों में ज्यादा होगा तभी तो मृदा से जल कहाँ आएगा, जड़ में, ठीक है। तो जड़ का ओपी पत्तियों से भले कम होगा लेकिन मृदा से क्या होता है, ज्यादा होगा। अब मान लो पौधा ऐसी मृदा में उग रहा है जहाँ पहले जल कम है। मृदा में जब जल कम होता है तो मृदा का ओपी, जल कम होने का मतलब सांद्रता क्या हुई, ज्यादा हुई ना। तो अगर मान लीजिए कहीं सूखी मिट्टी है, पानी कम है उसमें, तो उसका ओपी कैसा होगा, ज्यादा होगा, समझिए। तो अब ऐसे में अगर पौधे को तब भी जल अवशोषण करना है तो उसको अपनी जड़ों का ओपी और बढ़ाना पड़ेगा ना। भाई मान लो मृदा सूख गई है तो जड़ों को भी क्या करना पड़ेगा, अपना ओपी बढ़ाना पड़ेगा, तब वो फिर थोड़ा बहुत जल अवशोषित कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। हमेशा ध्यान रखना रूट का ओपी सॉइल से हमेशा क्या रहता है, ज्यादा। अब इसीलिए आप देखिए अलग अलग जगह के पौधों में उनके जड़ों में ओपी अलग अलग रहता है। कहाँ उपस्थित या कहाँ पाए जाने वाले पौधों की जड़ों का ओपी सबसे ज्यादा होता है? जो ऐसी मृदा में रह रहा होगा जिसका ओपी बहुत ज्यादा होगा, तभी तो उसको भी तो ओपी बढ़ाना पड़ेगा, समझ रहे हो, समझ रहे हो कौन सा? देखिए एक तो होता है जो शुष्क मृदा में रहने वाले पौधे हैं, उनको क्या बोलते हैं, ज़ीरोफाइट, यही कहता है मरुद्भिद। तो वैसे कह रहा उनका भी ओपी अच्छा खासा है। लेकिन देखिए शुष्क मृदा से भी ज्यादा ओपी किसका होता है, जो लवणीय मृदा है। अब आपको बहुत सारी ऐसी सॉइल है जिसमें लवण की मात्रा बहुत ज्यादा, मार्शी एरिया होते हैं, दलदल और ये जो समुद्र के किनारे के आसपास वहाँ लवण बहुत ज्यादा है, तो वहाँ की ओपी जो है सॉइल का सबसे ज्यादा होगा। अगर वहाँ कोई पौधा उग रहा है तो उसको अपने जड़ों का ओपी भी सबसे ज्यादा बना के रखना पड़ेगा। जो दलदली और लवणीय क्षेत्रों में उगते हैं उन पौधों को क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में उनको हेलोफाइट कहते हैं, हिंदी में लवणोद्भिद कहते हैं, समझे। तो अलग अलग पौधों में
सबसे ज़्यादा उच्चतम हाईएस्ट ओपी किस में मिलेगा? हाईएस्ट ओपी ध्यान रखिएगा हेलोफाइट्स, लवणोद्भिद, हेलोफाइट्स। और सबसे कम ओपी किस में होना चाहिए? सबसे कम ओपी जो बिल्कुल ही जल में डूबे हुए, उनके चारों ओर तो पानी पानी, अगर उनका ओपी जरा सा भी हाई हुआ तो क्या होगा? सारा पानी उनके अंदर आ जाएगा, मर जाएंगे। तो जो जलोद्भिद हैं हाइड्रोफाइट्स, वो सबसे कम ओपी रखते हैं, क्योंकि उनके पास तो वैसे खूब वाटर रहता है, हाइड्रोफाइट्स। तो लवणोद्भिद का ओपी सबसे ज्यादा और जलोद्भिद का ओपी सबसे कम, तुलनात्मक रूप से ध्यान रखें। और हेलोफाइट्स में एक उदाहरण मैं आपको और बता रहा हूँ। एक हेलोफाइट्स है एट्रिप्लेक्स, ये पौधे का नाम है, एट्रिप्लेक्स कन्फोर्टिफोलिया। ये एक हेलोफाइट है जिसमें अब तक का हाईएस्ट उच्चतम ओपी मिला है, और ये है 202 एटमॉस्फेयर का। हेलोफाइट्स में ओपी ज्यादा होता है, उनमें भी एक हेलोफाइट है एट्रिप्लेक्स कन्फोर्टिफोलिया जो 202 एटमॉस्फेयर का ओपी रखता है, पौधों में सबसे हाईएस्ट। मैंने देखिए 4 प्रकार के पौधे लिखे, कहाँ कहाँ मिलते हैं तो समझ में आ रहा। अभी बताया था हेलोफाइट्स, सीरोफाइट मरुद्भिद, मीजोफाइट कौन से? समोद्भिद, मतलब सामान्य जो आसपास हमें मिल रहे हैं सामान्य परिस्थितियों में, वो कौन से? मीजोफाइट। और एक है जलोद्भिद। अब अगर मैं पराशरी दाब के हिसाब से इनको जमाना चाहें तो उच्चतम से निम्नतम जाएंगे, तो उच्चतम कौन? हेलोफाइट्स। इनसे कम किसमें? जीरोफाइट्स। फिर इनसे कम मीजोफाइट, और सबसे कम हाइड्रोफाइट्स। ये रहेगा। यहाँ हेलोफाइट्स जो हैं हाईएस्ट ओपी रहेगा, और इधर हाइड्रोफाइट की तरफ जाएंगे तो सबसे कम, निम्नतम ओपी, लोएस्ट ओपी। तो ये हाई से लो की तरफ चल रहे हैं। पौधों में ऑस्मोटिक प्रेशर उनकी मृदा से तय होता है किस प्रकार की सॉइल में वो वृद्धि करें। पराशरी दाब पर आगे बढ़ते हैं। अगला एक और सवाल हमें मिलता है विभिन्न कारकों पर। पराशरी दाब को प्रभावित करने वाले कारक, 4 कारक हमें ध्यान रखना जो पराशरी दाब को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारक इसमें होता है विलेय की सांद्रता, जो आपको अभी बताया भी था पहले भी। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, विलेय की सांद्रता समानुपाती होगा या व्युत्क्रमानुपाती? विलेय की सांद्रता ऑस्मोटिक प्रेशर की क्या रहेगी? समानुपाती रहेगी। ठीक है, इसमें तो खैर बार बार समझाने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। जितनी ज़्यादा विलेय होगा उतना ही विलायक क्या हो जाए? कम। सॉल्यूट बढ़ेगा तो सॉल्वेंट कम, और सॉल्वेंट कम होगा तो ओपी अपने आप बढ़ता जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ देखिए, विलेय का आयनीकरण, आयोनाइजेशन। अगर विलेय आयोनाइज होता है तो ओपी में और बढ़ोतरी होगी। अभी बताया ग्लूकोज और NaCl, क्योंकि आयोनाइज होने पर आयन की संख्या है कि इकाइयों की संख्या बढ़ गई, तो जल और ज्यादा कम होगा। तो आयनीकरण भी हमेशा पराशरी दाब के समानुपाती में। ठीक है, आयनीकरण होने से क्या होगा कि आयन्स की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। आयन्स की संख्या में वृद्धि, तो इससे जो है विलायक में अधिक कमी दिखाई देगी, और विलायक जब ज़्यादा कम होगा तो ओपी अपने आप बढ़ता है। एक कारक और लेते हैं, ये पूछी जाने वाली चीज़ है, विलेय का हाइड्रेशन, जलायोजन। हाइड्रेशन किसी को पता क्या?
किसको कहते हैं, कोई समझाए? हाइड्रेशन, बताओ। जल के अणुओं को उसको घेर लेना, ठीक है। और कोई? देखिए जलायोजन या हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, जब आप कोई विलेय पानी में मिलाते हैं तो जल के अणु उस विलेय के चारों ओर बंध जाते हैं। अब ये अलग अलग प्रकार के विलेय का अलग अलग मामला है। कुछ विलेय ऐसे होते हैं जो अपने चारों ओर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल को बांध लेते हैं, ठीक है, और कुछ जो है नहीं बांधते हैं। अब आप देखिए, एक तो विलेय डाल रहे हो आप, तो वैसे जल तो कम हो गई, फिर उस विलेय ने जाकर के थोड़े बहुत और वाटर मॉलिक्यूल को अपने से जोड़ लिया, तो उसने तो जल की कमी और ज़्यादा कर दी। अगर विलेय हाइड्रेशन वाला है, मतलब वो हाइड्रेशन करेगा, मतलब जल को और बांध लेगा, तो जल की कमी क्या हुई, और ज़्यादा हुई, और जल की कमी और ज़्यादा हुई तो सांद्रता और बढ़ गई, सांद्रता और बढ़ गई तो परासरी दाब भी बढ़ेगा। तो जितना विलेय का हाइड्रेशन होगा, जितना ज़्यादा जलायोजन होगा, उतना जल कम होता जाएगा, क्योंकि वो मुक्त जल नहीं मिलेगा। जल कहाँ जाके बंध गया, विलेय के चारों ओर, तो मुक्त जल में क्या हो गई, कमी, और मुक्त जल में कमी आएगी तो सीधी सी बात है ओपी या सांद्रता बढ़ेगा, समझ गए। तो विलेय का जो हाइड्रेशन होता है, अधिक हाइड्रेशन होने पर हो जाए, और इसीलिए जलायोजन भी परासरी दाब के समानुपाती है। मुक्त जल की कमी होगी, और मुक्त जल की कमी होने पर सांद्रता में वृद्धि हो जाए। और एक चौथा कारक रहता है तापमान। तापमान बढ़ाने पर परासरी दाब बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? तापमान बढ़ाओगे तो परासरण की क्रिया बढ़ेगी या घटेगी? वैसे ही परासरण तो स्वतः ही हो रहा था, अपन ने और तापमान बढ़ा के एक तरह से ऊर्जा दी ना उसको, तो और तेजी से जाएगा, और जब तेजी से परासरण होगा तो दाब क्या होगा, दाब भी तो ज्यादा बनेगा ना, जितना तेजी से जल आ रहा उतना ज्यादा दबाव बनेगा। तो तापमान भी परासरी दाब के समानुपाती ही रहेगा। जितना ज्यादा तापमान या तापमान में वृद्धि के साथ परासरी दाब में भी वृद्धि होगी। अब देखिए, कोशिका के परासरी दाब या उसकी सांद्रता के हिसाब से विलयन के प्रकार पर ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर क्लियर है सबको, समझ में आ गई बात सबकी? ठीक है, ऑस्मोसिस से पहले डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस भी वास्तव में डिफ्यूजन ही है, और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो उस परासरण का परिणाम है, परासरण की वजह से उत्पन्न होने वाला दाब, ठीक है। और ओपी जो होता है वो हमें, एक कोशिका का ओपी हमेशा इस बात का अंदाजा देता है कि विलेय की मात्रा के हिसाब से कुल कितना जल परासरण में आना चाहिए। मेरी बात याद रहेगी? ओपी ने क्या बताया आपने को? ओपी परासरी दाब हमेशा क्या बताता है कि विलेय की मात्रा के हिसाब से कुल कितना जल परासरण में आना चाहिए, कुल मात्रा बताया, ठीक है। जितना विलेय है उसी से तय होगा कि कितना जल आना पड़ेगा। अब देखिए, कोशिकाओं की सांद्रता, इसकी अगर हम तुलना करते हैं तो बाहरी विलयन, अब देखिए दो चीजें हो गई, एक तो बाहरी विलयन है और एक कोशिका का अपना कोशिका द्रव्य है। इनकी जब तुलना करते हैं तो विलयन के हमें 3 प्रकार के विलयन मिलते हैं, 3 प्रकार। पहला होता है समपरासरी, समपरासरी या इसको बोलते हैं आइसोटोनिक, समपरासरी या आइसोटोनिक विलयन। ये कौन सा होगा? जब विलयन की सांद्रता, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका द्रव्य की सांद्रता के लगभग बराबर हो। सेल सेल, सेल सेल भी कह सकते हो या साइटोप्लाज्म भी कह सकते हो, एक ही बात है। विलयन की सांद्रता और कोशिका में उपस्थित साइटोप्लाज्म या सेल सेप की सांद्रता जब बराबर सी हो तो उसे हम क्या कहेंगे? आइसोटोनिक समपरासरी विलयन। दूसरा अति परासरी,
अति पराशरी है, इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर का मतलब क्या होता है? ज्यादा, अति। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई विलयन जिसकी सांद्रता सेल की सांद्रता से अधिक हो, कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य की सांद्रता से अधिक हो। अगर साइटोप्लाज्म की सांद्रता से विलयन की सांद्रता ज्यादा है तो विलयन कहलाएगा अति पराशरी विलयन, और यदि कम है तो अल्प पराशरी। अल्प पराशरी हाइपोटोनिक। तो कोशिका द्रव्य और विलयन की सांद्रता की जब हम तुलना करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की और साइटोप्लाज्म की, तो तीन स्थितियां हो सकती हैं, ठीक है, कि विलयन की सांद्रता या तो कोशिका द्रव्य की सांद्रता के बराबर हो, या फिर उससे ज्यादा हो, या कम हो। तो तीन प्रकार के सॉल्यूशन हो जाएंगे, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। अब देखिए तीन स्थिति बनाई है मैंने। अगर हमें कोशिका को आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक विलयन में रखें तो क्या होना चाहिए? बता सकते हो? तीनों तरह के सॉल्यूशन पता चले तो सेल की सांद्रता से तुलना करें। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कोशिका रखी तो क्या होगा? क्या जल की कोई गति होगी? मतलब बाहर से जल अंदर नहीं जाए, अंदर से नहीं आएगा। आपको क्या बताया था कि विसरण साम्य अवस्था के बाद महसूस नहीं होता, पर गति थोड़ी रुक जाती है, समझिए। यहाँ क्या होगा, मान लीजिए कुछ मॉलिक्यूल अगर अंदर गए तो कुछ वापस क्या आ जाएंगे, बाहर। जितने अंदर गए उतने बाहर आ जाएंगे, तो कोशिका पर कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर क्या हो जाएगा कि सेल जो है, पौधे की जो कोशिका है, प्लांट सेल का आकार में कोई परिवर्तन नहीं हो। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर कोई परिवर्तन, कुछ जल अगर गया तो कुछ बाहर भी आ जाएगा, सांद्रता दोनों तरफ बराबर, ठीक है। हाइपरटोनिक में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? अब क्या होगा, जल किधर कम है किधर ज्यादा है? हाइपरटोनिक कौन होता है? जिसकी सांद्रता कोशिका से ज्यादा, सांद्रता ज्यादा है मतलब जल कम है। तो जल कम है तो जल क्या करेगा, कोशिका से बाहर निकल के विलयन में जाएगा, समझ गए। और जब कोशिका से जल का बाहर की ओर विसरण या परासरण होना, इसको कहते हैं बहिर्परासरण। इसको क्या बोलेंगे? बहिर्परासरण, एक्सोस्मोसिस। तो हमेशा कभी भी किसी भी सेल में एक्सोस्मोसिस कब होगा? जब उसको किस में रखा जाए? हाइपरटोनिक, अति पराशरी विलयन में रखने पर कोशिकाओं का जल बाहर आ जाता है और इसी को हम बहिर्परासरण कहते हैं। आकार आकृति क्या होगी? कोशिकाएं जो है संकुचित होने लगी, ठीक है, और इसको कहते हैं कोशिकाएं श्लथ हो जाती, फ्लैसिड हो जाती। जल बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? आकार में कमी आ जाएगी। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर क्या हो जाएगा? पौधे की कोशिका से, प्लांट सेल से जल बाहर की ओर गति करेगा। इसे एक्सोस्मोसिस, बहिर्परासरण, एक्सोस्मोसिस कहते हैं। तो जब कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखा जाएगा तो एक्सोस्मोसिस होगा। इससे सेल के आकार में कमी आ जाएगी। एक्सोस्मोसिस से सेल के आकार में कमी आएगी और कोशिकाएं श्लथ हो जाती हैं, फ्लैसिड हो जाती हैं। एक्सोस्मोसिस, इसका एक एग्जांपल भी ध्यान रख सकते हो। अगर हम ग्रेप्स को, अंगूर को शर्करा के विलयन में रखें तो क्या होगा?
एक्सोस्मोसिस होगा? नहीं होगा? ये है वो पिचक जाएगा बिल्कुल, और जल जो है बाहर की तरफ गति करेगा, एक्सोस्मोसिस होगा, ये पिचक जाएगा। एक्सोस्मोसिस का उदाहरण है। ऐसे अल्प पराशरी विलयन में अगर कोशिकाएं रखी जाती हैं तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। प्लांट सेल में जल अंदर की ओर प्रवेश करेगा, इसे अंतःपरासरण एंडोस्मोसिस कहते हैं। तो प्लांट सेल के हिसाब से देखेंगे तो परासरण दो प्रकार का होता है, बहिर्परासरण, अंतःपरासरण। यहाँ एंडोस्मोसिस क्यों हुआ समझ में आया? हाइपोटोनिक की सांद्रता कम है, मतलब जल ज्यादा है, कोशिकाओं की सांद्रता ज्यादा होगी इसकी तुलना, ठीक है, तो बाहर से जल अंदर की तरफ जाएगा, एंडोस्मोसिस होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा? इससे क्या हो जाएगा? इससे सेल के आकार में वृद्धि होगी, आकार में वृद्धि होगी, व कोशिकाएं टर्जिड हो जाती हैं। टर्जिड को हम कहते हैं स्पीड। तो जल के अंदर प्रवेश करने से कोशिकाएं फूल जाती हैं, स्पीड हो जाती हैं, टर्जिड हो जाती हैं। इसका उदाहरण बता सकते हो? रेजिन को, या अगर हम किशमिश को पानी में रखें तो एंडोस्मोसिस होगा। बहुत छोटी छोटी आसान सी चीजें हैं, सब पे क्वेश्चन बनता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आता है तो कई बार हमसे बेवजह गलती हो जाती है। बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना कौन से विलियन में क्या रखा गया है, उसी से तय होगा एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस। एनसीईआरटी में गड़बड़ है, उसको सही करना। देखिए एनसीईआरटी ने तो ये भी कहा है कि आइसोटोनिक में रखने पे भी श्लेत हो जाएगी। ये सामान्य कोशिका रहती है, इसको फ्लैसिड नहीं बोलते, ठीक है, ये सामान्य कोशिका होती है। फ्लैसिड तब बोलेंगे जब वो क्या हो, किस में रखेंगे? हाइपरटोनिक में रखेंगे, और जब वो हाइपोटोनिक में रखेंगे तब टर्जिड है। अगर इसके अलावा कुछ एनसीईआरटी में मिलता है तो उसको सही कर लेना, वो फ्लैसिड वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यही कहना चाह रहे हो? एनसीईआरटी ने सामान्य कोशिका को श्लथ बोला है, जो ठीक नहीं है, ठीक है। श्लथ कोशिकाएं सामान्य से भी कम होंगी, और अगर आप आइसोटोनिक में रखोगे तो कोशिकाएं फ्लैसिड नहीं होंगी। अगर आइसोटोनिक में फ्लैसिड हो जाएंगी तो फिर हाइपोटोनिक में क्या हो जाएगा, ठीक है, या सॉरी हाइपरटोनिक में और कम हो जाएगी। इसलिए फ्लैसिड हमेशा हाइपरटोनिक में होती है, ध्यान रखना। इसको पढ़ते समय सही कर लेना, थोड़ा सा वहाँ गड़बड़ लिखना है। अब ये तीन बातें समझ में आई पहले तो, किस विलियन में कोशिका का व्यवहार कैसा है। चलिए आइसोटोनिक छोड़ो, इसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। ये दो जो चीज है एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, हमारे पौधों में जितना भी परिवहन होगा उसमें इन दोनों का बड़ा रोल है। कोशिकाओं में कुछ चीज अंदर आएगी तो कुछ बाहर भी जाएगी, एंडोस्मोसिस भी होगा और एक्सोस्मोसिस भी होगा। अच्छा, जब पानी अंदर आया तो ये परासरण से अंदर गया, कोशिकाएं फूल गई, ये भी ठीक है, लेकिन जब वाटर अंदर गया तो अंदर जाकर के उसने एक दबाव बनाया कि नहीं? इसमें होगा क्या, अगर लगातार पानी अंदर जाता जाएगा तो क्या होगा, अंत क्या होगा इसमें? कोशिकाएं फट जाएंगी। पौधे की कोशिकाएं कभी नहीं फटती, क्योंकि उनके चारों ओर क्या है? अगर जंतु कोशिका होती है और उसमें एंडोस्मोसिस होता है तो एक लिमिट के बाद वो बस्ट हो जाती है। पौधे की कोशिकाएं कभी फटती नहीं है, उनके चारों ओर एक दृढ़ कोशिका भित्ति होती है। तो होता है कि जब पानी कोशिका के अंदर जाता है तो वो क्या करता है, पानी भित्ति पर एक दबाव डालता है, ठीक है, भित्ति पर दबाव डाल रहा है, क्योंकि पानी के अंदर आने और कोशिका के स्पीड टर्जिड होने की वजह से ये दबाव किस पर जा रहा है, भित्ति पर। तो इस दाब को कहते हैं स्पीत दाब। क्या बोलते हैं? टर्गर प्रेशर, स्पीत दाब। टर्गर प्रेशर हमेशा तब बनता है जब पानी कहाँ जाएगा, अंदर, और ये टर्गर प्रेशर किस पे लगता है, भित्ति पर। तो भित्ति भी कम थोड़ी, अगर अब यहाँ भित्ति कमजोर पड़ जाएगी तो इस दाब की वजह से कोशिकाएं फट जाएंगी, यही होता है जंतु कोशिका में। लेकिन यहाँ भित्ति क्या करती है, जितना स्पीत दाब उस पर लग रहा है, भित्ति भी उतना ही बराबर का दाब वापस
अंदर लगाती, ठीक है। तो स्फीत दाब के बराबर किंतु विपरीत दाब कौन लगाता है? कोशिका भित्ति। इसलिए कोशिकाएं जो है टर्जिड बनी रहती है, फटती नहीं। और ये जो दाब भित्ति द्वारा लगाया गया उसे भित्तीय दाब वॉल प्रेशर कहते हैं। तो जब भी एंडोऑस्मोसिस होगा तो पादप कोशिकाओं में दो प्रकार के दाब देखने को मिले। कौन कौन से? टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर। समझ में आया? और टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर दोनों एक दूसरे को संतुलित करते हैं, बराबर रहते हैं और तभी कोशिकाएं बनी रहती हैं। अगर टर्गर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो फट जाएगी कोशिका। भित्ति तो अपनी जगह से हिलती भी नहीं, बस वो तो क्या कर रही है, उस टर्गर को रोक रही है एक तरह से। तो उसको रोकने के लिए उतना ही तो दबाव लगाना पड़ेगा जितना आ रहा है, ठीक है। इसलिए टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। समझ में आया कुछ? तो जब एंडोऑस्मोसिस होगा तो ये बातें होंगी, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर एंडोऑस्मोसिस की वजह से। अच्छा, एक्सोऑस्मोसिस हुआ तो उसका क्या परिणाम? पानी बाहर जा रहा है, ठीक है। और मान लीजिए बाहर वाला विलयन बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट, बहुत सांद्र विलयन, तो लगातार वाटर बाहर जा रहा है, तो होगा क्या? अगर जंतु कोशिका होगी तो पानी बाहर निकलने के साथ ही वो तो पिचक जाएगी। पानी कहाँ से आएगा? देखिए, पहले तो कोशिका द्रव्य में जो जल है वो बाहर निकले, उसके बाद रिक्तिकाओं में भी जल होता जा रहा है, वो भी बाहर आएगा और कोशिकाएं सिकुड़ती जाएं, श्लथ हो जाए। लेकिन यहाँ कोशिका कौन सी है? पादप कोशिका। आप सब कुछ हिला लो, भित्ति नहीं हिला सकते। तो होगा क्या? जब जल बाहर जाएगा तो जो अंदर का जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य की सबसे बाहरी आवरण होता है कोशिका झिल्ली। एक सामान्य कोशिका में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों क्या होती है? चिपकी हुई रहती है। अब जल बराबर जा रहा है तो ये सिकुड़ेगी, अंदर सिकुड़ेगी, भित्ति अपनी जगह से नहीं खिसकेगी, झिल्ली चली जाएगी। तो हम देखते हैं कि पूरा कोशिका जो है अंदर से, कोशिका झिल्ली भित्ति से अलग होकर के केंद्र में इकट्ठी हो जाएगी, संकुचित होकर छोटी सी गेंद नुमा रह जाए। समझ में आया? भित्ति अपनी जगह पर ही है, पूरा जीव द्रव्य अंदर इकट्ठा हो गया। वैसे एक शब्द बताइए, अगर हम पादप कोशिका से वो भित्ति हटा देते हैं तो उसके बाद जो बचा उसको क्या बोलते हैं? एक शब्द होता है प्रोटोप्लाज्म और एक होता है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लाज्म तो कहते हैं सेल की सारी चीजों को सामान्य अवस्था में, लेकिन प्रोटोप्लास्ट बोला जाता है पादप कोशिकाओं में जब भित्ति हटा देते हैं तो बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? प्रोटोप्लास्ट। तो वो जो अंदर इकट्ठा हुआ वो कौन इकट्ठा? प्रोटोप्लास्ट में भित्ति थोड़ी है, ठीक है। तो जब पूरा प्रोटोप्लास्ट अंदर बीच में इकट्ठा हो जाए और भित्ति अलग से दिखाई दे आपको, ये अवस्था कहलाती है जीव द्रव्य कुंचन। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कुंचन, प्लाज्मोलाइसिस। समझ में आई बात? इन दो कार्यों के दो परिणाम हैं। एक्सोऑस्मोसिस ज्यादा करोगे तो अंततः क्या हो जाएगा? प्लाज्मोलाइसिस। और एंडोऑस्मोसिस ज्यादा करोगे तो क्या विकसित होगा? टर्गर प्रेशर है, वॉल प्रेशर। समझ में आई बात? पहले अपन टर्गर और वॉल प्रेशर की बात करेंगे, उसके बाद प्लाज्मोलाइसिस। अंतःपरासरण और बहिर्परासरण के जो प्रभाव हैं दोनों को अध्ययन करेंगे। टर्गर प्रेशर एवं वॉल प्रेशर सबसे पहले ये लेते हैं। टर्गर प्रेशर को टीपी लिखा जाता है, इसको स्फीत दाब भी कहते हैं। टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर। भित्तीय दाब। टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर। टर्गर प्रेशर किसे कहेंगे? प्लांट सेल में एंडोऑस्मोसिस अंतःपरासरण के कारण हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जलीय दाब जिसको कह सकते हो आप, जल के अंदर आने से एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विकसित होता है, सेल वॉल की ओर लगता है। इसे टर्गर प्रेशर कहते हैं। कोशिका भित्ति की ओर लगने वाला यह हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टर्गर प्रेशर कहलाता है। एंडोऑस्मोसिस के कारण एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विकसित होता है जो भित्ति की ओर लगता है। भित्ति की ओर लगने वाला ये प्रेशर
टर्गर प्रेशर कहलाता है। एंडोस्मोसिस के समय प्लांट सेल की सेल वॉल भी एक दाब लगाती है जो टर्गर प्रेशर को संतुलित करता है। इसे वॉल प्रेशर, भित्तीय दाब कहते हैं। विपरीत दाब लगाती है, अपोजिट प्रेशर होता है। सेल वॉल एक विपरीत दाब लगाती है जो टर्गर प्रेशर को संतुलित करता है। इसे हम भित्तीय दाब, वॉल प्रेशर कहते हैं। अब देखिए, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर के लिए एक जरूरी चीज और ध्यान रखना है। परिभाषा तो दोनों की यही होगी कि एंडोस्मोसिस के कारण दो प्रकार के दाब विकसित होंगे, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर। लेकिन ये दोनों कब बने? जब आप ये सारा काम कहाँ कर रहे हो? प्लांट सेल। क्या ये विलियन में होंगे? एक बीकर में रखा हुआ विलियन, क्या वहां टर्गर प्रेशर बनेगा? टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर, ध्यान रखना, केवल और केवल कोशिकाओं की प्रॉपर्टी। मतलब टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर केवल पादप कोशिकाओं के पराशरी तंत्र में ही पाए जाते हैं। ये मुक्त विलियन में नहीं होते। अगर हम किसी बीकर, किसी भी पात्र में कोई विलियन ले लें या वहाँ पराशरण करा दें, वहाँ कभी टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर नहीं बनेगा। ठीक है। और यहाँ कुछ चीज़ें और ध्यान रखिएगा। एक सामान्य कोशिका के लिए, सामान्य प्लांट सेल में हमेशा ध्यान रखना, टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर क्या होंगे? बराबर होंगे। ये तो एक दूसरे को संतुलित करते हैं। अब सामान्य कोशिका में ध्यान रखना, टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर बराबर किंतु विपरीत होते हैं। तो ये भी लिख सकते हो, इनका मान तो बराबर ही होता है, लेकिन कई बार आपको ये भी लिखा मिल सकता है, टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू माइनस वॉल प्रेशर, नेगेटिव चिन्ह किस लिए? ये विपरीत है, इसलिए अपोजिट होने की वजह से नेगेटिव लिख सकते हैं। अगर हम डायरेक्शन भी लेंगे तो वो नेगेटिव लेना पड़ेगा। केवल वैल्यू की बात करेंगे तो वैल्यू बराबर। अच्छा, एक श्लथ कोशिका में टर्गर प्रेशर का मान, टर्गर प्रेशर, श्लथ कोशिका के अंदर तो पानी निकल गया, तो टर्गर प्रेशर तो कुछ बचा ही नहीं ना। तो श्लथ कोशिका में ध्यान रखना, टर्गर प्रेशर क्या रहता है? 0। टर्गर प्रेशर 0। वॉल प्रेशर जो होता है वो टर्गर प्रेशर के हिसाब से चलता है। जितना ज्यादा स्पीड दाब उतना ही वॉल प्रेशर बने, नहीं तो नहीं बने। अच्छा, पूरी तरह से टर्जिड कोशिका हुई तो स्फीत कोशिका, स्फीत कोशिका में तो टर्गर प्रेशर न्यूनतम होगा, अधिकतम होगा? अधिकतम होगा। अधिकतम कितना होगा? टर्गर प्रेशर किसके बराबर होगा? OP। समझ में आई? ये बात समझ में आनी चाहिए। OP के बराबर क्यों? मैंने आपको क्या बताया था? पराशरी दाब क्या दर्शाता है? विलेय की मात्रा के हिसाब से कुल कितना जल आएगा ये बताता है। ठीक है। और अगर कोशिकाएं स्फीत हो गई, अब और नहीं बढ़ सकती, मतलब जितना जल वो ले सकती थी ले लिया, तो इसका मतलब टर्गर प्रेशर अधिकतम, और वो अधिकतम किसके बराबर हुआ? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जितना जल कह रहा था उतना आ गया, तभी तो अधिकतम हुआ। ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना, टर्गर प्रेशर जो है ये मैक्सिमम होता है, अधिकतम होगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ प्लाज्मोलाइज्ड सेल, अभी इसको पढ़ेंगे हम आगे, और जो जीव द्रव्य कुंचन हो जाता है तो वो तो श्लथ कोशिका से भी कम हो जाता है, पूरा ही संकुचित हो जाता है। तो उसमें टर्गर प्रेशर 0 भी नहीं मानते, उसमें तो और 0 से भी कम माने। तो ध्यान रखिएगा एक और चीज कि प्लाज्मोलाइज्ड सेल, प्लाज्मोलाइसिस अभी आगे बढ़ेंगे। प्लाज्मोलाइज्ड सेल में, प्लाज्मोलाइज्ड सेल होती है जीव द्रव्य कुंचित, जीव द्रव्य कुंचित कोशिका। इसमें जो है टर्गर प्रेशर नेगेटिव में रहेगा, 0 से भी कम। तो ये तो एंडोस्मोसिस के इफेक्ट हो गए। जब भी एंडोस्मोसिस होगा तो दो बातें रहेगी, टर्गर प्रेशर बनेगा और वॉल प्रेशर। अब एक्सोस्मोसिस का इफेक्ट है प्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य कुंचन, और उसके बाद फिर जल विभव, वाटर पोटेंशियल। अगली क्लास में आगे